रुद्र की बात सुनकर रुचि ने कंबल खींचते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, प्लीज सोने दीजिए ना। तो रुद्र ने कंबल को खींचते हुए कहा, पहले चलो खाना खा लो, फिर सो लेना। रुद्र ने रुचि के ऊपर से पूरी तरह से कंबल को हटा दिया था। रुचि ने बस रुद्र की शर्ट पहनी हुई थी। उसके गोरे पैर साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। रुद्र ने अपनी उंगलियों को रुचि के पैरों पर चलाना शुरू कर दिया था। रुचि को अपने पैरों में गुदगुदी हो रही थी, तो वो अपने पैरों को समेट रही थी, लेकिन रुद्र ने रुचि के पैरों को कसकर जकड़ रखा था। तभी रुचि ने रुद्र से कहा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं उठ रही हूँ ना। और फिर रुचि उठ जाती है। रुद्र रुचि को लेकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और फिर दोनों लंच करते हैं। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। रात के वक्त जब रिया अपने रूम में जाती है तो उसकी नज़र अपने बेड पर आराम से लेटे तेजा पर जाती है। तेजा को देखकर रिया जल्दी से रूम का डोर बंद कर देती है और फिर रिया ने तेजा के पास जाकर उसे घूरते हुए कहा, अब तुम हद करने लगे हो। तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम रोज लेट आते थे ना, तो आज जल्दी कैसे आ गए? तो तेजा ने रिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं खिड़की से आता तो लेट आता, लेकिन आज तो मैं दरवाजे से आया हूँ तो जल्दी आ गया। तेजा की बात सुनकर रिया ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया होगा तो क्या सोचेगा? तो तेजा ने रिया को देखते हुए कहा, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हारे होने वाले पति की जगह तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ आया हो, और अगर किसी ने देखा होगा तो यही सोचा होगा कि मैं अपनी बीवी से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तेजा की बात पर रिया ने कहा, लेकिन अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है ना। तो तेजा ने रिया का हाथ पकड़कर अपने तरफ खींच लेता है तो रिया सीधा जाकर तेजा के ऊपर गिर जाती है। तेजा ने रिया के बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए कहा, कल से हमारी शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं और फिर 3 से 4 दिन बाद हमारी शादी भी हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बीवी मान चुका हूँ, तो मैं जब चाहूँ तब तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ। तेजा की बात पर रिया ने कुछ नहीं कहा। वो बस तेजा की ही आंखों में देख रही थी। थोड़ी देर बाद रिया ने उठते हुए कहा, मुझे छोड़ो, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। तो तेजा ने रिया को पलटते हुए कहा, लाओ मैं कर देता हूँ। इतना बोल कर तेजा रिया की ड्रेस को ऊपर की तरफ करने लगता है। तो रिया ने उसे रोकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? तो तेजा ने रिया की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। तो रिया ने तेजा को रोकते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूँगी। तो तेजा ने रिया की आंखों में देखते हुए कहा, शादी के बाद तो मैं तुम्हारी मदद करने ही वाला हूँ, खास करके तुम्हारे कपड़े चेंज करने में बेहतर है अभी से आदत डाल लो। तो रिया ने मना करते हुए कहा, शादी के बाद की बात अलग है, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे शर्म आती है। तो तेजा ने रिया की आंखों में देखते हुए कहा, जरा बताना, शादी के बाद ऐसा क्या बदल जाएगा, तुम्हारी बॉडी या मेरी बॉडी? तो रिया ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त मुझे शर्म आ रही है, तो मुझे ऐसे नहीं देख सकते। तो तेजा ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, ओके फाइन,
मैं कुछ नहीं देखूंगा। तो रिया ने कहा, नहीं तुम चीटिंग करोगे। तो तेजा ने मना करते हुए कहा, नहीं करूँगा बाबा, आई प्रॉमिस। तेजा की बात पर रिया ने कुछ नहीं कहा। वहीं तेजा धीरे धीरे रिया की ड्रेस को उतारने लगता है। तभी रिया ने तेजा को बीच में ही रोकते हुए कहा, एक मिनट। तो तेजा ने अपनी आंखें खोलकर रिया को देखकर कहा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो रिया ने तेजा को देखकर कहा, पहले मेरे दूसरे पहनने वाले कपड़े तो ले लो, वरना आंखें बंद करके कैसे लेने जाओगे। रिया की बात सुनकर तेजा ने कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अभी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर तेजा क्लोरोसिड रूम की तरफ चला जाता है और फिर रिया का नाइट सूट निकाल कर लेकर आता है। तेजा रिया के पास बैठकर अपनी आँखों को बंद करके रिया की ड्रेस को निकाल देता है और फिर वो रिया को उसका नाइट सूट पहनाने लगता है। तेजा के हाथ रिया की बॉडी पर टच हो रहे थे और रिया उन्हें महसूस करके अंदर तक सिरह रही थी। वहीं तेजा जानबूझकर रिया को इधर से उधर टच कर रहा था। तभी रिया ने तेजा से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम चीटिंग नहीं करोगे। तो तेजा ने अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, हाँ तो बात तो ना देखने की हुई थी, मैं देख तो नहीं रहा। तो रिया ने चिढ़ते हुए कहा, ये तो गलत बात है ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो तेजा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों क्यों नहीं कर सकता? तुम मेरी होने वाली बीबी हो और अभी तो बस टच कर रहा हूँ, लेकिन शादी के बाद देखूंगा भी और कुछ करूँगा भी। तो रिया ने कहा, जो करोगे कर लेना, लेकिन फिलहाल मुझे तुम परेशान करना बंद करो। रिया की बात सुनकर तेजा रिया को अच्छे से कपड़े पहनाकर अपनी आंखों को खोलता है, फिर रिया की बगल में जाकर लेट जाता है। तेजा ने रिया को देखकर मुस्कुराकर कहा, वैसे तुम्हारी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट है, एकदम मलाई की तरह। तो रिया ने तेजा को घूरते हुए कहा, ठरकी आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी गंदी गंदी बातें करते हुए? तो तेजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमसे शर्म करूँगा तो बेशर्मी किसके साथ करूँगा, और अगर किसी और के साथ बेशर्मी करने जाऊँगा तो तुम ही बुरा मान जाओगी। तेजा की बात पर रिया ने उसे घूरते हुए कहा, ओ तो तुम किसी और के साथ बेशर्मी करना चाहते हो? तो तेजा ने रिया को देखकर कहा, ओ हेलो मैडम, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस बोल ही रहा था कि अगर मैं किसी और के साथ बेशर्मी करने के लिए जाऊंगा तो तुम्हें ही बुरा लगेगा, क्योंकि तुम तो खुद के साथ मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही। तो रिया ने तेजा के ऊपर चढ़कर बैठते हुए कहा, जो करना है शादी के बाद करना, और हाँ, अपने रूम में आने दे रही हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है, वरना भाई से बोल देती तो तुम मेरे रूम में आना तो दूर, मेरे रूम के आसपास भी नहीं भटक सकते थे। तो तेजा ने रिया के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम मेरी शिकायत अपने भाई से करोगी? तो रिया ने तेजा को देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी हरकतें बंद न हुई तो मैं भाई से ही बोल दूंगी। तभी तेजा ने रिया के फेस को देखते हुए कहा, वैसे इस वक्त हरकत तो तुम कर रही हो, अगर तुम इसी तरह मेरे ऊपर बैठी रही तो बहुत कुछ हो जाएगा। तेजा की बात सुनकर
रिया खुद को देखती है तो इस वक्त तेजा के ऊपर बैठी हुई थी। उसके दोनों पैर तेजा की कमर पर लिपटे हुए थे। रिया जल्दी से तेजा के ऊपर से हटने लगती है तो तेजा रिया की कमर को उसी तरह पकड़ लेता है। तेजा ने रिया के चेहरे की तरफ देखकर शरारत से कहा, वैसे मुझे ये पोजीशन पसंद है, अगर तुम कहो तो हम ट्राई कर सकते हैं। तेजा की बात सुनकर रिया का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपना चेहरा तेजा के सीने में छुपा लेती है। तभी तेजा एकदम से पलटकर रिया को अपने नीचे कर लेता है। तभी तेजा ने रिया के बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, वैसे ये पोजीशन भी कुछ बुरी नहीं है। तेजा की बात सुनकर रिया का मन कहीं डूबने का कर रहा था। तभी रिया ने तेजा के सीने पर मारते हुए कहा, तुम बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। तो तेजा ने रिया के हाथों को पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अरे क्या हुआ, तुम मुझे मार क्यों रही हो? मैंने तो सोने की पोजीशन के बारे में बात कर रहा था, तुम किस बारे में समझ रही हो? तेजा की बात सुनकर रिया इधर से उधर देखने लगती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या जवाब दे। तभी तेजा ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम जो सोच रही हो उसके लिए भी ये पोजीशन बेस्ट है, कहो तो ट्राई करके देखें। तेजा की बात सुनकर रिया ने तेजा को देखकर कहा, लगता है अब तुम्हें मेरे रूम में नहीं सोना है, इसलिए ये तुम फालतू की बकवासें कर रहे हो। अगर तुमने अब कुछ बोला तो मैं तुम्हें रूम से बाहर फेंक दूंगी और घर वालों को बोल दूंगी कि तुम मेरे रूम में ज़बरदस्ती मेरे साथ सोते हो। रिया की बातों को सुनकर तेजा ने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, अब परेशान नहीं करा, अब चुपचाप सो जाओ। और फिर तेजा रिया को प्यार से अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और रिया किसी खरगोश की बच्चे की तरह तेजा से चिपककर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ आदि के रूम में दिया और आदि झगड़े में लगे हुए थे और किस बात का उनका झगड़ा था उन्हें तो खुद ही नहीं पता था ठीक से। आदि ने दिया को देखकर कहा, तुम ना पूरी चुड़ैली हो जिसके उल्टे पैर होते हैं, तुम्हारी शादी तो उसी छछूंदर से होनी चाहिए थी। तभी आदि ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ क्या नाम था उसका, हाँ याद आया, सोहन। मुझ जैसे प्यारे बच्चे से तुम्हारी शादी हो गई तो तुम ज़्यादा उछल रही हो। आदि की बात सुनकर दिया ने आदि को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, तुम बच्चे तो मुझे कहीं से नहीं लग रहे हो, काफ़ी बड़े हो। इस वक्त दिया की नज़रें आदि की कमर के नीचे की तरफ थीं। दिया की नज़रों का पीछा करते हुए आदि जल्दी से अपने दोनों हाथों से खुद को कवर कर लेता है। आदि ने दिया को घूरते हुए कहा, तुम बेशर्म औरत, तुम्हें जरा सी भी शर्म लिहाज है या नहीं? मुझे इस तरह से घूर रही हो, थोड़ी तो शर्म कर लो। आदि की बात सुनकर दिया ने आदि के पास जाते हुए कहा, अच्छा मैं बेशर्म हूँ, लेकिन रात में तो तुम्हारी बेशर्मी देखने को मिलती है। जिस चीज़ को छुपा रहे हो ना वो पूरी तरह मेरे सामने होती है। दिया की बात सुनकर आदि ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तो तुम क्या चाहती हो?
कि मैं हर वक्त बेसन बनकर घूमूं? आदि की बात पर दिया ने आदि के गाल पर उंगली चलाते हुए कहा, मैं चाहती हूँ तुम 24 घंटे बेसन बनकर घूमो और मुझे प्यार करो। तो आदि ने दिया को देखकर कहा, अगर मैं 24 घंटे बेशर्मी पर उतर आया तो तुम झेल नहीं पाओगी मुझे। फिर तुम मुझसे ही शिकायत करोगी कि मैंने तुम्हारी हालत खराब कर दी। तो दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं करूँगी, एक बार ट्राई करके तो देखो। दिया बड़ी ही मदहोशी के साथ बोल रही थी और उसकी आंखों में मदहोशी देखकर आदि भी बहकने लगा था। तभी आदि ने दिया को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटाते हुए कहा, चलो अब मैं तुम्हें अपनी बेशर्मी दिखाता हूँ। कल शाम से पहले अब तुम इस बेड से उठने नहीं वाली। इतना बोलकर आदि आगे बढ़कर लाइट को बंद कर देता है और अपने ओंठ दिया के ओंठों पर रख देता है। दोनों एक दूसरे को वाइड होकर किस कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों के कपड़े उनकी बॉडी से अलग होकर फर्श पर बिखरते जा रहे थे। कुछ देर बाद दिया की सिसकियां उस रूम में गूंजने लगती हैं और दोनों अपने प्यार के एहसास में डूबते चले जाते हैं। वहीं पार्थ के रूम में पार्थ ने नबी को देखकर कहा, नबी क्यों ना हम भी बच्चों की प्लानिंग कर लें। तो नबी ने पार्थ को देखकर कहा, हाँ ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम चुपचाप सो जाओ। तो पार्थ ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों, अभी क्या प्रॉब्लम है। तो नबी ने चिढ़ते हुए कहा, पार्थ मेरे पीरियड चल रहे हैं और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। नबी की बात सुनकर पार्थ ने बैठते हुए कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। तो नबी ने पार्थ का हाथ पकड़कर कहा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। तो पार्थ ने कहा, अरे हॉट वाटर बैग लेने जा रहा हूँ, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना, और तुम्हारे लिए मैं डार्क चॉकलेट, ताकि तुम्हें दर्द से आराम मिले। इतना बोलकर पार्थ रूम से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद पार्थ के हाथ में हॉट वाटर बैग था और उसके हाथ में डार्क चॉकलेट थी। पार्थ वाटर बैग को नबी की बेली पर रख देता है और उसे चॉकलेट खाने को देता है। थोड़ी देर बाद नबी को अच्छा फील होने लगता है। पहले उसे दर्द हो रहा था, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। तभी पार्थ ने नबी को देखकर कहा, अब कैसा लग रहा है। पार्थ की बात पर नबी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले से बेहतर लग रहा है, अब तुम भी जाकर लेट जाओ, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। नबी की बात पर पार्थ ने अपना सिर हिला देता है और खुद भी जाकर उसकी बगल में लेट जाता है। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में समेटकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी के रूम में अभी युक्ति को दूध पीने के लिए बोल रहा था, लेकिन युक्ति का दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं था। युक्ति ने अभी को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, प्लीज़ तुम ज़बरदस्ती मत करो। तो अभी ने युक्ति को गिलास को थमाते हुए कहा, ऐसे कैसे मन नहीं है, चुपचाप पियो ही सो। अभी की बात सुनकर युक्ति मुंह बनाते हुए उस दूध को पी लेती है। युक्ति को दूध पीते देख अभी के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी अचानक ही युक्ति को कुछ अजीब सा फील होता है, तो अपने मुंह पर हाथ रखकर जल्दी से वॉश बेसिन की तरफ भागती है। युक्ति को ऐसे देखकर अभी के फेस पर परेशानी साफ दिखाई देने लगती है।
अभी भी जल्दी से युक्ति के पीछे जाता है। युक्ति वॉश बेसिन के ऊपर झुकी हुई थी। तभी अभी जाकर युक्ति के बालों को समेटकर उसकी पीठ रब करने लगता है। थोड़ी देर बाद अभी युक्ति का मुंह धुलाकर उसे बाहर लेकर आता है। अभी ने युक्ति को बेड पर बैठाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? तुम यहीं बैठो, मैं शिल्पी मॉम को बुलाकर अभी आता हूँ। तो युक्ति ने अभी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ, ये सब नॉर्मल है। तो अभी ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम पहले कभी माँ बनी हो जो तुम्हें सब पता है। तुम चुपचाप यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। अभी की बात सुनकर युक्ति ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना सिर हिला देती है। वहीं अभी जल्दी से शिल्पी जी के रूम की तरफ चला जाता है। अभी शिल्पी जी के रूम के बाहर जाकर डोर को नॉक करता है। तो शिल्पी जी ने आकर डोर खोला। अभी को वहां देखकर शिल्पी जी ने कहा, अभी तुम इस वक्त यहाँ, कुछ काम था क्या? तो अभी ने कहा, हाँ माँ, आप एक बार चलकर युक्ति को देख लीजिए, उसकी तबीयत कुछ खराब लग रही है। अभी की बात सुनकर शिल्पी जी ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ है युक्ति को? तो अभी ने कहा, पता नहीं, अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई है। तो शिल्पी जी ने आगे की ओर बढ़ते हुए कहा, चलो मैं उसे देखती हूँ। और फिर वो लोग अभी के रूम में पहुँच जाते हैं। वहीं शिल्पी जी रूम में जाकर देखती हैं तो युक्ति आराम से बेड पर बैठी इमली खा रही थी। शिल्पी जी और अभी को देखकर युक्ति जल्दी से इमली को छुपा लेती है। ये देखकर अभी की आंखें छोटी हो जाती हैं। अभी ने युक्ति के पास जाकर कहा, क्या छुपा रही हो तुम? तो युक्ति ने इधर से उधर देखते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। तो अभी ने युक्ति के पास जाकर उसके पीछे से इमली का पैकेट उठा लेता है। अभी उसे खोल कर देखता है। इमली देखकर अभी ने युक्ति को घूरते हुए कहा, तुम ये खा रही थी? तो युक्ति ने धीरे से कहा, वो मेरा मन कर रहा था। तो अभी ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और अब तुम ये फालतू की चीज़ें खा रही हो। तभी शिल्पी जी ने युक्ति के पास आकर कहा, क्या हुआ युक्ति, तुम ठीक हो? और तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है? तो युक्ति ने शिल्पी जी को देखते हुए धीरे से कहा, वो मेरा मन नहीं था दूध पीने का और इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती दूध पिला दिया तो मुझे वोमिटिंग हो गई। फिर मेरा मन कुछ खट्टा खाने का कर रहा था तो मैंने थोड़ी सी इमली खा ली थी। तभी अभी ने युक्ति को घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास इमली कहाँ से आई? तो युक्ति ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, वो मैंने आदि से मंगवाई थी। युक्ति की बात पर अभी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी शिल्पी जी ने अभी को देखकर कहा, ऐसा लोग देना बंद करो। और हाँ युक्ति, इन सब चीज़ों का ध्यान तुम्हें ही रखना चाहिए। तो अभी ने कन्फ्यूजन से कहा, आप क्या बोल रहे हो? एक तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से ये सब खा रही है। तो शिल्पी जी ने अभी से कहा, अभी तुमने ज़बरदस्ती उसे दूध पिलाया था, इस वजह से उसे वोमिटिंग हुई। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है और कभी कभी खट्टा खाने का भी मन करता है और भी बहुत कुछ खाने का मन करेगा। मूड स्विंग होंगी, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट छूटेगी, बहुत कुछ होगा। फिर शिल्पी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाप बनना इतना आसान नहीं होता।
बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, समझे। और फिर शिल्पी जी ने युक्ति की तरफ देखकर कहा, और तुम्हें कुछ भी खाने की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक इस नालायक को बोल सकती हो। अगर इसने तुम्हें डांटा तो तुम मुझे बताना। फिर शिल्पी जी ने अभी के हाथ से इमली लेकर युक्ति को देते हुए कहा, तुम खा सकती हो, लेकिन तुम ज़्यादा मत खाना, ओके। शिल्पी जी की बात सुनकर युक्ति हाँ में सिर हिला देती है और फिर शिल्पी जी वहाँ से चली जाती हैं। वहीं अभी गेट बंद कर जाकर युक्ति की बगल पर बैठ जाता है। अभी ने युक्ति को देखकर कहा, तुमने आदि से क्यों मंगवाया? तुम मुझसे भी तो मंगवा सकती थी, अगर तुम्हें ऐसा कुछ खाने का मन कर रहा था। तो युक्ति ने अभी की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे ये सब ला कर देते, अभी तो इतना डांट रहे हो, और अगर मैं आपसे ये सब लाने के लिए बोलती तो आप मुझे डांटते, इसलिए मैंने आपको नहीं बोला था। युक्ति की बात पर अभी ने युक्ति के माथे को चूमते हुए कहा, अच्छा बाबा, अब नहीं डांटूंगा। तुम्हें जो खाने का मन करे तुम मुझे बता सकती हो, मैं नहीं डांटूंगा। अभी की बात सुनकर युक्ति के चेहरे पर चमक आ जाती है। युक्ति ने चहकते हुए कहा, सच्ची? मैं जो बोलूँगी आप मुझे ला कर दोगे? युक्ति के चेहरे की चमक देखकर अभी ने कहा, हाँ ला कर दूंगा, लेकिन वही जो हेल्दी होगा। ज़्यादा फालतू की चीज़ों की डिमांड मत करना। अभी की बात सुनकर युक्ति का मुंह बन जाता है। कहाँ तो वो अभी खुश हो रही थी और कहाँ अभी ने उसके सारे के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। युक्ति की शक्ल देखकर अभी के फेस पर स्माइल आ जाती है और फिर थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़कर सो जाते हैं। अगली सुबह ओबरॉय पैलेस में मेहंदी के फंक्शन की तैयारियां चल रही थीं। रूथ भी रुचि को लेकर घर पर आ चुका था। जब सब लोगों को पता चलता है कि रुचि की याददाश्त वापस आ चुकी है तो सब लोग काफ़ी खुश थे। धीरे धीरे शाम हो जाती है और गेस्ट आने लगे थे। वहीं रिया और रुचि अपने रूम में तैयार हो रही थीं। रुचि इस वक्त काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि उसका ड्रीम वेडिंग का सपना जो पूरा हो रहा था। रिया और रुचि रेडी होकर नीचे जाते हैं तो सबकी नज़र उन लोगों पर ही ठहर जाती है। ग्रीन कलर के लहंगे में रिया काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तेजा की नज़रें तो रिया पर ही टिकी हुई थीं। उसे अपने आसपास की चीज़ों से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वहीं रुचि ने गोल्डन और ग्रीन कलर के लहंगे में कहर ढा रही थी। सबकी नज़रें उन दोनों पर ही टिकी हुई थीं। शिल्पी जी दोनों को लेकर जाकर वहां लगे स्टेज पर बैठा देती हैं। तभी मेहंदी वाली लड़कियां आकर उनके पास बैठ जाती हैं और उनके हाथों पर मेहंदी लगाने लगती हैं।